अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत पाक फौज की तहवील में है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि उज़ैर बलोच पर हसास मालूमात गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को फराहम करने का इल्जाम है। तर्जुमान ISPR ने गैर मुल्की एजेंसी का नाम जाहिर नहीं किया है। उज़ैर जान बलोच का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब रॉ के ऑफिसर कुलभूषण यादव को मुल्क दुश्मनी की बिना पर आर्मी एक्ट के तहत सजाए मौत सुनाई गई है। क्या इन दोनों वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है, ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन उज़ैर बलोच का पुरस्रार तौर पर मुल्क से फरार होना, इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाना, JIT की तश्कील और सनसनीखेज इंकशाफात, दहशत गर्दों की मुआवनत और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक किसी हैरत से कम नहीं है। वैसे उज़ैर बलोच के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, ताहम उसका 24 अप्रैल 2016 को मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया गया तारीखी बयान नहायत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें उसने न सिर्फ एक गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को कोर कमांडर कराची, स्टेशन कमांडर और नेवल कमांडर कराची से मुतालिक मालूमात फराहम करने का एतराफ़ किया, बल्कि मुख्तलिफ महकमों से करोड़ों रुपए भत्ता जुल्फ़िकार मिर्जा, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए मनपसंद SHOs लगवाने और सईद बलोच और निसार मोराई को सिफारिश पर फिशरीज में लगाने का भी एतराफ़ किया है। एक ऐसे वक्त में जबकि डॉक्टर आसिम हुसैन जेल से बाहर, शर्जील मेमन को सोने का ताज पहनाया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथियों की गुमशुदगी पर एहतजाज कर रही है। ऐसे में उज़ैर बलोच का आर्मी ऑफिशियल एक्ट के तहत ट्रायल, मामला किस जानिब जा रहा है या कौन किसको क्या पैगाम दे रहा है? क्या उज़ैर बलोच के ट्रायल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मरकज के दरमियान मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा सकता है? इसी पूरी सूरत हाल पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं मजहर अब्बास, हसन निसार, इम्तियाज आलम, राना जवाद, शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, उज़ैर बलोच फौज की हिरासत में दबाव किस पर होगा? दो ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, सिंध हुकूमत या फिर सिर्फ आसिफ अली जरदारी। आप अगर इसके अलावा इस मामले का कोई और रुख देख रहे हैं या कोई और ऑप्शन समझते हैं तो दे सकते हैं। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आप। देखिए, उज़ैर बलोच का मामला इससे बहुत ज़्यादा वसी है। इसमें सिंध हुकूमत का तो कहीं अमल दखल है नहीं, और अगर इस पूरे नेटवर्क को आप अंदाज़ा करें कि उज़ैर बलोच किस तरीके से काम करता था, उसके साथ कौन कौन लोग थे, तो कई सिंध के बहुत ही टॉप पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जो उज़ैर बलोच के घर जाया करते थे, दावतें अटेंड किया करते थे, और जाहिर है उसी एक तरीके से उसी की सारी अशवात की बुनियाद पर उनको इधर उधर पोस्ट किया जाता था। तो ये अगर बड़ी तहकीकात हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे सामने वो चीज़ें नहीं हैं, तो ये जो मालूमात फराम की गई होंगी उज़ैर बलोच की तरफ से, इनमें से हो सकता है कि इनमें कुछ ऑफिसर्स भी शामिल हों, जो पुलिस ऑफिसर्स उसने पोस्ट करवाए मुख्तलिफ़ जगहों पे। जो बहुत से ऐसे लोग जो अगर आप उसकी पूरी फहरिस्त निकालें तो हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल लोग, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग किस तरीके से उधर जाया करते थे। जो ये पर्टिकुलर केस है जो इस वक्त आर्मी ने बनाया है, इसका ताल्लुक़ कुलभूषण से नज़र आता है, क्योंकि अगर दोनों का एक कॉमन वो देखें तो वो ईरान नज़र आता है। उज़ैर बलोच के पास भी जो है ईरानियन बलोचों के साथ कनेक्शंस के बहुत ज़्यादा शवाहिद हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, और कुलभूषण की भी जो मालूमात आई थी वो भी उधर ही से आई थी। तो उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कई महीने उसको रखा गया था। फिर जो उसके दीगर मुकदमात थे जो इंसदाद दहशत गर्दी में चल रहे हैं, वो मुकदमात चलते रहे, लेकिन कुलभूषण के बाद ये जो चीज़ आई है, इसकी ये चीज़ अगर इस पूरे नेटवर्क को वाकई जो है वो ब्रेक किया जाएगा, जिसका ताल्लुक सिर्फ उस पर्टिकुलर केस से नहीं है जिस पे मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, बल्कि दीगर उसके पूरे नेटवर्क से जो बियॉन्ड लियारी गैंग है, तो फिर मेरा ख्याल है दबाव जो है वो यकीनन कुछ सियासी लोगों पर जाएगा, और सियासी लोगों पे दबाव नज़र आ रहा है। ये किस हद तक फैलता है नहीं फैलता, ये देखना है कि जो रियासती इदारे हैं वो अल्टीमेटली क्या फ़ैसला करते हैं कि मामला सिर्फ उज़ैर बलोच तक रुक जाएगा। क्योंकि अगर फ़िशरीज़ का जो आपने नाम लिया, तो फ़िशरीज़ में टेरर फाइनेंसिंग के जो शवाहिद मिले थे और जिसकी बुनियाद पे निसार मोराई और दूसरे लोग गिरफ़्तार हुए थे, उसमें बाकायदा ये था कि शिप के ज़रिए किस तरीके से असला जाता था, किस तरीके से बहुत से लोगों को
फिशरीज कार्ड्स दिए गए थे ताकि इंटरनेशनल वाटर्स वो क्रॉस कर सकें। ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर इस पूरे नेटवर्क को ब्रेक किया गया तो यकीनन दबाव बहुत से सियासी लोगों पर होगा। मैं किसी पर्टिकुलर उसका नाम नहीं लेता, साहब आप कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ सियासी लोगों पर दबाव आएगा, कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हमारी ऑप्शन में से। जी यकीनन, इसलिए कि हमें अभी ये पता नहीं कि इस नेटवर्क को किस हद तक जो है रियासती इदारे कह रहे हैं मामला बहुत बड़ा है, इन दो में से कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन सियासी लोग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कुछ या बहुत से सियासी लोगों पर दबाव जरूर होगा। हसन निसार साहब, देखिए हिस्ट्री तो पूरी बयान कर दी है मदर अब्बास साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, इससे बेहतर मुमकिन ही नहीं था। वो घर के आदमी हैं, मतलब कराची के रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जाहिर है सबसे ज्यादा दबाव तो खुद उज़ैर बलोच पे होगा, जिसकी जिंदगी मौत का मसला है। फिर दबाव होगा उसके अहले खाना पे। रह गई सिंध गवर्नमेंट या सदर जरदारी, इन पे दबाव उतना ही होगा आयशा जितना एक आदमी जिसको पेट्स रखने का शौक हो और उसका कोई फेवरेट पेट किसी बीमारी में आए। लॉस्ट एन वेरी प्रेशियस एनिमल वेरी रिसेंटली, मतलब हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए इस बात के, और अब तक मुझे ना उसका डिप्रेशन जाहिर है मौजूद है। उन पे इतना ही दबाव होगा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब एक पहलू जिस पे बात की इन्होंने कि वो क्या होता है और वो आएंगे कोई लपेट में नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है पनामा का केस ये फैसला करेगा कि इस मुल्क में उन रस्सों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है या नहीं जो मोटी गर्दनों के गिर्द लपेटे जा सकते हैं। उसके बाद तो फिर उससे पहले मैं नहीं कमेंट करता कि जी वो फलाना या कोई और, बाकी जो उन्होंने कहा नाम नहीं लेने, तो मुझे क्या जरूरत है नाम लेने की। वो लपेट में आते हैं नहीं जो असल क्रिमिनल्स हैं। देखें बात सुने, हम हथियारों को फांसियां और सजाएं देते हैं, हथियारों को नहीं। असल जो चलाने वेपन तो बेचारा मासूम होता है। ये चूंकि जिंदा आलात हैं, सांस लेते हुए आलात, ये टूल्स हैं। असल लोग तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुछ और हैं। उन तक पहुंचने की इस रियासत में सकत है या नहीं, अभी तक तो नहीं है दिखाई देती। पनामा के बाद देखते हैं। हसन निसार साहब भी कोई ऑप्शन नहीं ले रही, ये कह रहे हैं कि वो खुद या उसके घर वालों पर दबाव होगा, इसके अलावा किसी पर नहीं। शहजाद चौधरी साहब, देखिए कराची के अंदर जिस किस्म का क्राइम एग्जिस्ट, कराची में जिस किस्म का क्राइम एग्जिस्ट करता रहा है, मेरे ख्याल में ये उसकी मिसाल है। हम जहाँ पर ये कहते थे कि किसी ख़ास पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह, उसका इजहार आप जब उज़ैर बलोच को देखते हैं तो बिल्कुल वाज़ेह के सामने आता है कि क्राइम सिंडिकेट्स किस तरीके से काम करते हैं। इस क्राइम सिंडिकेट का जो लीडर था वो पीपल्स पार्टी के साथ भी मिला हुआ था, बल्कि उन्हीं का आदमी था, उनके लिए भी काम करता था। उनके बेहाफ पे भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने बड़ा ख़ास और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वाज़ेह किया हुआ है। एक वो ताल्लुक था। दूसरा वो ताल्लुक था जो कि अब आपको कुलभूषण यादव की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पिछले 3-4-5 दिनों से सामने आ रहा है, जिसमें मज़हर अब्बास साहब ने इसी प्रोग्राम में कुछ दिन पहले हमसे शायद कहा था और बताया था कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी और गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। अच्छा, ये भी एक एलिमेंट था। ये भी एलिमेंट था कि ईरान भी जाते थे, बलूचिस्तान के अंदर भी इन्होंने कुछ ना कुछ गंद क्रिएट किया हुआ था। तो ये क्राइम सिंडिकेट के वो अवामिल थे या वो एलिमेंट्स थे जो कि हर तरफ गंद और फसाद फैला रहे थे। तो ये उज़ैर बलोच की कहानी हो गई मेरी नज़र के अंदर, और साबित हो गया कि उज़ैर बलोच ने इन तमाम चीज़ों में अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है और पैसे भी लेते थे और उनके लिए काम भी करते थे। अब जहाँ तक बाकी इंटेलिजेंस का ताल्लुक है कि इंटेलिजेंस कितनी उसने शेयर की, क्या इंटेलिजेंस शेयर की, ये तो GIT बता सकती है, वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने तफ्तीश की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आप इस किस्म का काम करते हैं और उनको फिर जब कहा गया कि वो मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे तो कुलभूषण यादव की डेथ पेनल्टी के फ़ौरन बाद, तो ये एक वाज़े पैगाम आ गया। और इसको कन्वर्ट करना इनटू पॉलिटिकल किस्म की, जिसे कहते हैं ना कि स्केयर मॉन्गरिंग, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। खदशात और खौफ नहीं हो सकते, क्योंकि इसका तल्लक पीपल्स पार्टी के साथ मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ था। उनके लिए काम तो करता था, कत्ल भी किए होंगे, लोगों को मारा भी होगा, लेकिन क्या हम बोलें कि आसिफ अली जरदारी को खुदा न खास्ता खतरा है या सिंध गवर्नमेंट को खतरा है? उनके प्रॉब्लम्स गवर्नेंस के हैं। इसके कहने पे लोगों को लगाया, इसके कहने पे लोगों ने हलफ लिया, इसके सामने जो MPs बने,
MNAs बने वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये हुआ ये गवर्नेंस और वीकनेस है, कमज़ोरियाँ हैं उस सियासी निज़ाम की जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उनको ख़तरे की कोई बात नहीं है किसी को भी, लेकिन उज़ैर बलोच जैसा उन्होंने कहा कि वो ज़रूर अपने दबाव नहीं होगा इन दोनों पर किसी तरह का भी, मखदूश हालात हैं, इन दोनों में से किसी पे होगा, उज़ैर बलोच पे ज़रूर होगा, उज़ैर बलोच पर दबाव होगा, इन दोनों पर कोई नहीं। इम्तियाज़ आलम साहब, मासूम हथियार पर ही सब दबाव होगा क्या? आपका सवाल ऐसा है कि हैड यू लूज चेन आई विन, या पीपल्स पार्टी है या आसिफ अली जरदारी है, आपने फर्द जुर्म आयद कर दी। हमें इसे अवॉइड करना चाहिए इस तरह की ऑप्शन देने के लिए। मैं कैसे कह सकता हूँ पीपल्स पार्टी को मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकता हूँ, मैं कैसे आसिफ अली जरदारी को मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकता हूँ, मेरे सामने क्या हकायक हैं ज़रा पेश किए जाएँ, लाए जाएँ। इम्तियाज साहब, सिंडिकेट एक दिन में नहीं बनता, पीपल्स आर्म्ड कमेटी, एक सेकंड मुझे सिर्फ दे दीजिए, सिंडिकेट एक दिन में नहीं बनता, अभी बात होगी क्राइम सिंडिकेट की। पीपल्स आर्म्ड कमेटी जब बनी, किन सियासी लोगों की आशीर्वाद रही, कैसे इस्तेमाल होते रहे, कहाँ एक छोटा सा इंसान एक बहुत बड़ा अगर क्राइम सिंडिकेट बना लेता है तो कोई कहीं जिम्मेदार है? मुझे इजाजत देगी जी, अब आपको इजाजत है, कहिए। ये पीपल्स अमन कमेटी की तारीख बड़ी पुरानी है, इसके बहुत से लीडर मारे गए, इसके जेन्युइन लीडर मारे गए। उज़ैर बलोच को लाने वाले पीपल्स पार्टी वाले नहीं थे, जो लाने वाले थे वो सच पूरा आना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब जानते हैं कि वो किन की तस्वीर लगा के बैठते थे, उन लोगों को भी लाना चाहिए। और ये जो कराची की गैंग वॉर में जो रोल रहा है मुख्तलिफ और कुव्वतों का, वो भी सामने आना चाहिए। ये MQM कहाँ से आई, ये पीपल्स अमन कमेटी कहाँ से आई, ये लियारी में जो कि बहुत एक तरक्की पसंद और जमहूरी तहरीक का मरकज़ था और सबसे प्रोग्रेसिव एरिया था कराची में, वो क्यों कन्वर्ट हो गया इनटू जहाँ पे इस तरह के गैंग्स और इस तरह के गुंडे और डाकू आ गए। उज़ैर बलोच का जो अब केस है वो इसमें सबसे बड़े इनके हामी बने जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, और ये इसका ताल्लुक नस्लियाती तसादुम से था सिंध में महाजरों और सिंधियों के दरमियान और बलोचों के दरमियान जो बना। पहले सबकी पिटाई करते थे MQM वाले, फिर इन्होंने बनाने शुरू कर दिए, जो दुरुस्त नहीं था, उसमें इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अच्छा किया कि पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की, उन्होंने हमायत की, साथ दिया, उनकी हुकूमत ने रुकावट नहीं डाली। और उज़ैर बलोच के हवाले से जितने लोग भी हैं, खास सरकार में हैं, कहीं और हैं, इदारों में हैं, जैसे पुलिस के अफसरों को जिक्र किया है, सबको पकड़ना चाहिए। ठीक। और ये केस जो है सिंध हुकूमत ने रेफर नहीं किया, ये लगता है फील्ड कोर्ट मार्शल होगा, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगे हैं वो हैं जासूसी के हैं और दुश्मन मुल्कों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के हैं। तो लिहाजा लगता ये है कि केस एक और नौयत का बनने जा रहा है ये उज़ैर बलोच का। हम ये चाहेंगे अलबत्ता कि हमें पता लगना चाहिए कि उज़ैर बलोच की तफसीलात क्या है, क्या कनेक्शंस हैं, हमारी आंखें खोलनी चाहिए। तमाम शवाहिद खुल के सामने। जो ऑप्शन कुछ रख रहे हैं आप इसमें? मैं नहीं समझता कि आपका ये लोडेड जवाब है, आप जो करवाना चाह रही हैं। मैं कुछ नहीं करवाना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं दे रहे। सिंध हुकूमत को कहना भी गलत है और आसिफ अली जरदारी को कहना भी बहुत गलत है। ठीक है, आप समझ रहे हैं किसी पे भी दबाव नहीं इस पूरी सूरत हाल में। राना जवाद साहब, मेरा ख्याल है कि इम्तियाज़ आलम साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। सवाल ये नहीं है कि दबाव किस पे होगा। मेरा ख्याल है कि इसको जो अब गिरफ्तार किया गया है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये JIT हुई थी 24 अप्रैल 2016 को, और उस वक़्त ये बातें उसने की थी कि उसका ताल्लुक़ है ईरानियन इंटेलिजेंस के कुछ लोगों के साथ, और उसके बाद जो भी ताने बाने मिले होंगे, मुझे लगता है ये दबाव किसी और पे कम करने की कोशिश है। और हम ये देख रहे हैं पिछले 2-4 महीनों से ये हो रहा है, मुसलसल ऐसे वाक़यात हुए हैं। आप देखें कि अयान अली भी बाहर गई, आसिम हुसैन को भी छोड़ना पड़ा, और अब ये उज़ैर बलोच जो है जिसके मुतालिक मुख्तलिफ बाज़गश्त सुनाई देती थी कि इसको पकड़ा कब था और किसने पकड़ा था, और पकड़ने के बाद इससे क्या बयान रिकॉर्ड करवाया गया, किस शहर में रिकॉर्ड करवाया गया, फिर गिरफ़्तारी कब डिक्लेयर की गई। अब जब वो अच्छी तरह से आप किसी को निचोड़ लें और उस पर से जो आपने लेना था ले लिया, और उस वक़्त के जो हालात थे उसके मुताबिक आपने देखा कि पॉलिटिकल आर्डर डिसरप्ट भी हुआ, लोग बाहर भी भागे, कुछ लोग इधर उधर भी हुए। उसके बाद जो असल मुद्दा था इस शख्स का, जो एक क्रिमिनल का है, जो एक ऐसे बंदे का है जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, जो लॉ को ब्रेक करता है, कभी किसी के कहने पे कभी किसी के कहने पे, उसका मंतकी इंजाम आप उसको लेके जा रहे हैं। और जब आप मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाते हैं तो इसका एक जो एस्पेक्ट होता है
कि आपको ये बात नहीं पता चल सकेगी कि एग्जैक्टली इसके जो ताल्लुकात थे, जो जराइम थे, वो कहाँ तक थे। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि किसी भी हवाले से ज़रा सा भी प्रेशर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे आएगा या किसी एक इंडिविजुअल पे आएगा। जब आप 2 साल से रख के बैठे हुए हैं या 1.5 साल से जब से डिक्लेयर किया है, आपने सारा प्रूव कर लिया है, उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसका ओपन ट्रायल जो है वो नहीं है, और ये कभी पुलिस की कस्टडी में भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा, मदर अब्बास को पता होगा। तो अब इसका जो इख्तिताम है वो एक मंतकी इख्तिताम है कि इससे जो लेना था वो ले लिया है। अब इसके जो असल जराइम है, असल क्राइम है, उस हवाले से इसको सज़ा दी जाए, और सज़ा का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो बातें सामने आनी है वो उन लोगों को पता हो जिनको इस बात का पहले से इल्म था, और उसके बाद इसका किस्सा ख़त्म किया जाए। ये है जो मेरी अपनी राय। आप भी ऑप्शन नहीं कोई ले रहे इसके ऊपर। बाबर सत्तार साहब। आयशा जी मतलब साहब घर के भेदी आपको पहले ही कह दिया कि, और फिर आपकी तरफ है कि आपको पता है कि कहाँ पे क्या और क्या हो रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल का केस नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं और ऑलरेडी वांटेड हैं, जिनका ताल्लुक़, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और इसी वजह से उज़ैर का ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन उसकी इंटेरोगेशन के नतीजे में जो नेटवर्क्स पकड़े गए हैं, ठीक, वो जब खुलकर सामने आएंगे और वो जब अनअर्थ होंगे तो उसमें फिर वो सियासी दबाव आपको नज़र आएगा। ठीक है, मतलब अभी इसको बहुत अनफोल्ड होना है, चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ज़्यादा सियासी दबाव दिखाई देगा। बाबर सत्तार साहब। आयशा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी पे भी दबाव पड़ेगा। ठीक, देखिए, एक लॉ एंड ऑर्डर केस हुआ सिंध में जिसके अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्राइम विंग्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन हुआ पिछले 2-2.5 सालों में जितना भी, उसमें समझ ये बात आई कि स्टेट की टॉलरेंस उन क्राइम विंग्स के लिए ख़त्म होती चली गई। उसमें MQM के ऊपर भी दबाव पड़ा, ये जो अमन कमेटी थी या जो भी थी, लियारी वाले जो गैंग था, इसके भी लोगों को ख़त्म किया गया, कुछ पुलिस मुकाबलों में मारे गए। अब ये उज़ैर बलोच कब्ज़े में है। तो एक तरह से जो पैराफर्नीलिया था क्राइम का, टेरर का, जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, जिसका गठजोड़ था आपस में, उस पैराफर्नीलिया को ख़त्म किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मूव है कि आप किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को, किसी बड़ी पार्टी को टेररिस्ट पार्टी डिक्लेयर करना चाहते हो या उन्हें शामिल करना चाहते हो। देखिए, हमने MQM के कॉन्टेक्स्ट में देखा, जितने भी मुकदमे बनाए गए अल्ताफ हुसैन के ऊपर, लेकिन सौलत मिर्ज़ा अकेला ही सूली चढ़ा। उसने जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन दी हो, वो कब्जे में भी रहा, उसकी वीडियो भी रिलीज हुई, लेकिन उसकी गवाही के बेसिस के ऊपर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से हमने कोई मजीद डिस्कवरीज नहीं की, किसी और लोगों को हमने प्रोसिक्यूट नहीं किया अभी तक, या कम अज़ कम कोई कन्विक्शन सामने नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी स्टेट की गुंजाइश है कि वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कर सके। अब अगर कोई आपको खबर दे भी देता है या कोई कन्फेशन दे भी देता है, उसके बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, तो और किसी पे दबाव नहीं पड़ेगा। जिस शख्स ने एडमिट कर लिया कि मैंने ये काम किया, जिस तरह इसने किया, वही आखिर में अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। और स्पेशली मिलिट्री कोर्ट को देने का मतलब ये है कि आप मजीद इसे अपने इख्तिताम पे ले जाएंगे और आप मजीद किसी लोगों को शामिल नहीं करेंगे। ये ट्रायल पब्लिक नहीं होगा, इसमें मजीद कोई बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि जो सौलत मिर्जा का अंजाम था, वही अंजाम इनका भी होगा और किसी पे दबाव नहीं पड़ेगा। तो मदर साहब जो कह रहे हैं बहुत कुछ अनफोल्ड होना है, आपके ख्याल में बस केस बंद हो गया है, जैसे ऊपर आने जवाब बस अब स्टोरी खत्म है, फिर फिनिश्ड? जी, मेरा ख्याल नहीं है कि हमारी स्टेट की कैपेसिटी है इन्वेस्टिगेट करने की और प्रोसिक्यूट करने की। अगर वो काम करने होते तो आप लोगों को फांसी पे नहीं चढ़ाते, आप उन्हें रखते हैं क्योंकि उनसे आप मजीद इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर कलेक्टिव ट्रायल करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आ रही। ठीक है, बाबर सत्तार साहब को ऑप्शन नहीं ले रहे। हमारा सवाल था उज़ैर बलोच फौज की हिरासत में दबाव किस पर होगा? पैनल में से इम्तियाज आलम, राना जवाद, बाबर सत्तार कह रहे हैं किसी पर कोई सियासी दबाव नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। हसन निसार और शहजाद चौधरी कह रहे हैं उज़ैर बलोच पर दबाव होगा। मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि बहुत एक्सटेंडेड इसके लिंक्स मौजूद हैं, बहुत एक्सटेंसिव सूरत हाल है इसके अंदर, और वो कह रहे हैं कि मजीद चीजें अनफोल्ड और अनअर्थ होंगी तो सियासी दबाव कुछ लोगों पर दिखाई देगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 10 इंतखाबी इस्लाहात दी गई हैं। 3 साल बाद ये इस्लाहात जो सामने आ रही हैं PTI की, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले इंतखाबात को और उसमें होने वाली इस्लाहात को संजीदगी से ले रही है? पैनल की राय एक ब्रेक के बाद।
रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए 10 नई तजावीज़ विफाकी वज़ीर कानून को पेश कर दी गई हैं। इनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को माली और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाए। इंतखाबात में दिफाई इदारों समेत तमाम महकमों से ग्रेड 19 के रिटर्निंग ऑफिसर्स लिए जाएं। तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज तैनात की जाए। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाए। PTI ने अपनी तजावीज़ में यह भी मुतालबा किया है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। 3.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। PTI की जानिब से 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात आयद करते हुए भरपूर एहतजाजी तहरीक देखने में आई थी, लेकिन 3.5 साल की गहरी नींद के बाद PTI को इस बात का ख्याल आ ही गया है कि अगले इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। ताहम कुछ दिन पहले PTI की आला तरीन क़यादत ये ऐलान कर चुकी है कि बगैर इंतखाबी इस्लाहात के वो अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल है, 3 साल बाद PTI की इस्लाहात के लिए तजावीज़, क्या पार्टी शफाफ इंतखाबात के लिए संजीदा है? अगर आप समझते हैं कि ऐसा है तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, सवाल से इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। राना जवाद साहब। देखें, अगर तो इसको इस तरह देखें कि 30 माह से ये प्रोसेस चल रहा था और उसकी एक लार्जर कमेटी थी, एक सब कमेटी थी। दोनों कमेटी में 3 मेंबर्स थे PTI के, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी और आरिफ अलवी साहब। और बहुत सारी, जब धरना चल रहा था, धरने के बाद ये सारा शुरू हुआ, इस दौरान एब्सेंट भी रहे, लेकिन जो सब कमेटी बनी उसमें भी ये तीनों थे। अब जब वो ड्राफ्ट लॉ पास किया गया और 20 दिसंबर को ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, तो उसके बाद एक एग्रेशन नज़र आती है आपको PTI की तरफ से। आप देखेंगे पिछले 1 माह तकरीबन ज़ाया हुआ इस कमेटी का, जब शीरी मज़ारी का और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का झगड़ा हो गया और वो 1 महीने तक इजलास मुलतवी रहा। तो अब इन्होंने आके एक तरह से, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब ये ड्राफ्ट लॉ प्रेजेंट किया गया और इसकी रिकमेंडेशन दी गई, तो जो फाफन वाले हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए और उनको कहा कि जी देखें, इसमें इख्तलाफी नोट सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है, बाकी इख्तलाफी नोट कहीं नहीं है। और वो इख्तलाफी नोट ये था कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो 10% होनी चाहिए, जिस पे कुछ पार्टीज़ का ख्याल था कि 5% होनी चाहिए। उसके बाद जब ये कोर कमेटी में गया PTI की, तो लगता है ऐसे कि जैसे उनको फर्स्ट टाइम पता चला कि ये इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। मैं कोई, आई डोंट वांट टू कास्ट असपर्शंस, लेकिन 30 माह से एक प्रोसेस चल रहा है। आपके 3 बेहतरीन दिमाग उसके अंदर हैं। अब जब वो ड्राफ्ट लॉ भी फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपने ये प्रपोजल पेश कर दी। अच्छा, अगर आप वो ड्राफ्ट लॉ पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ज़रूर है इन प्रपोजल्स की, जो मेरा ख्याल है कि PTI इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहती है। PTI का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अगला जो केयर टेकर सेटअप आएगा, वो सेटअप अगर नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह मिलकर बनाएंगे तो जाहिर है इसके अंदर इनकी प्रॉब्लम्स है, तो वो इसके एक्सपेंड करना चाहती हैं। दूसरा, बाकी जितनी भी उनकी डिमांड है सवाए फौज को पोलिंग स्टेशन पर लगाने की, वो सारी की सारी वो वंस और ट्वाइस और इससे पहले वो कह चुके हैं। अब पेश करने के 2 मतलब है, एक तो ये है कि स्पॉइलर के तौर पे भी सामने आ सकते हैं, और दूसरा ये है कि इस बात से डिस्कनेक्ट करना अपने आप को, जो 30 माह की एक्सरसाइज थी वो पार्टी लीडरशिप और जो आपके MNAs थे उनके दरमियान कोई ज़्यादा रब्त नहीं था। इसके अलावा मुझे कोई वजह समझ नहीं आ रही है कि क्यों इन्होंने ये किया है। तो अब ऑप्शन क्या लेंगे जवाब साहब फिर आप, कि संजीदा हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्पॉइलर के तौर पे भी सामने आ सकते हैं, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं 30 माह की मश्क से। नहीं, मेरा ख्याल है मैं स्पॉइलर के तौर पे देख रहा हूँ इसको। आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं कि आगे जब जी मैं नहीं कि देखिए, अगर आगे जाके हालात ऐसे बनते हैं तो उसमें फिर ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। जी हमने तो कहा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN ये मंजूर करवा देंगे, उनके पास इनफ मेजॉरिटी है, ठीक, लेकिन PTI अलहदा रह के फिर अगले इलेक्शन के रिजल्ट में कह सकती है कि हम मानते ही नहीं है इलेक्शन। वो तो कह रहे हैं कि अगर इंतखाबी इस्लाहात ना हो तो वो जाएंगे भी नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज आलम साहब, योर टेक। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो इंतखाबी धांधली का सवाल बहुत पुराना है, और ये तहरीक इंसाफ को इसकी जाती है क्रेडिट कि उन्होंने इस मसले को बहुत अपनी कैंपेन का कई साल से उन्होंने पिछले इंतखाबात के बाद से अपना मरकज़ बनाए रखा है, और वो बड़ी संजीदगी से इस पर काम करते रहे हैं। वो इस कमेटी में भी शामिल रहे हैं। अब जो तजावीज़ आई हैं, मैंने आने से पहले जो PTI के लीडर हैं हमारे लाहौर से, कौमी असम्बली के रुकन जनाब शफकत महमूद से पूछा कि वो क्या उनके बड़े मुतालबे हैं।
गालिबन बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले इस ड्राफ्ट में जो उस कमेटी का है उसमें आ चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे कि बताया राणा साहब ने कि वो केयर टेकर सेटअप में आधी अपोजिशन की नुमाइंदगी और अपोजिशन से मुराद सारी अपोजिशन की पार्टीज़ की नुमाइंदगी उसमें हो। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के बारे में चाहते हैं कि वो भी सिर्फ 2 लोग लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल के ना बनाएं, बल्कि वो कमेटी इसी तरह की हो जो इसकी तीसरा इसके बाद सवाल आएगा कि वो इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मान रहा है। हालांकि पहले वो इलेक्शन कमीशन को उनकी राय ली गई थी और उन्होंने इमरान खान ने वेलकम किया था मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन पार्टी फंड के सवाल पे कुछ झगड़ा हो गया है और एक कंटेम्प्ट का केस भी चल रहा है इमरान खान के हवाले से इलेक्शन कमीशन में। तो तहरीक इंसाफ मुतालबा करने जा रही है एक नया इलेक्शन कमीशन का। अब फिर वो चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वोटिंग हो, फिर वो फौज को शामिल कर रहे हैं कि RO हो सकते हैं वो भी, वगैरह वगैरह। फिर वो ये उंगली का निशान बड़ा अहम करार दे रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी टेक्निकल उलझन ये आ गई है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ जो मशीनें वो बड़ी ऑर्डनरी किस्म की हैं। उसमें लाखों लोग अगर करोड़ों नहीं उनके वोट रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि या तो मशीनें हाई क्वालिटी की हों जो हमारे यहाँ नहीं है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये सारे मुतालबा जो रख रहे हैं वो सब मान लेने चाहिए और इससे अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। इस पर कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 4-5 दिन 7 हफ्ते में ये मामला तय हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि सिवाय इस बात की कि दोबारा इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ उसमें शामिल थी, बाकी मैं समझता हूँ कि उनकी तजावीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत मुस्बत हैं, हमें वेलकम करना है, पॉजिटिव लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हाँ का ऑप्शन इस पर ले रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्रेडिट PTI को जाता है, उन्होंने इस मामले को उठाया है, संजीदा है। नहीं का एक ऑप्शन, एक हाँ का ऑप्शन। बाबर सत्तार साहब, PTI बहुत संजीदा है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे इम्तियाज साहब ने बात की, सबसे ज्यादा धांधली के मामले को लेकर और इंतखाबी इस्लाहत होनी चाहिए, PTI ने इस मामले को फोकस किया है। तो फिर वो इतना सुस्त क्यों हो गए या स्लो क्यों हो गए या बार्गेन टूल के तौर पर आप क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? आप समझते हैं एफिशिएंटली काम करते रहे वो गुज़िश्ता इतने अरसे में, ऑप्शन क्या लेंगे? देखिए आयशा, मेरे लिए ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है कि एफिशिएंटली इससे ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कन्विंस्ड है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते तो ये 2013 का इलेक्शन जीत जाते। सो ये सोचना कि ये अंदर से कमिटेड नहीं होंगे कि इस्लाहात हों, ये लॉजिकली मुझे तो बात समझ नहीं आती। अब हम इस बात पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जी धरना करने के बजाय या पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ज़्यादा काम करते, ज़्यादा तेज़ी से काम करते, या अगर इमरान खान पार्लियामेंट को ज़्यादा सीरियसली लेते तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी हो जाती। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस भी एक अपनी पेस के ऊपर चलते हैं और जैसे जैसे अगला टारगेट करीब आता है वैसे वैसे चीज़ें चलती हैं। चूँकि बहुत सारे काम या पार्लियामेंट्री बिजनेस उसी टाइम पे होना है जब अगले इलेक्शन के करीब आना है। सो ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ज़्यादा फोकस रखना चाहिए था, ज़्यादा जोर लगाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इरेलेवेंट बात है, इस पे नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज को इस काम में पढ़ना चाहिए। मेरिट्स के ऊपर जो सजेशंस वो दे रहे हैं उन्हें देखना चाहिए। अगर वो चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगी, कंसेंसस बिल्ड करेंगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2018 के इलेक्शन में ये है कि वो क्रेडिबल इलेक्शंस हों और कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी ये ना कहे कि ये इलेक्शंस क्रेडिबल नहीं थे और जो लोगों ने मैंडेट दिया वो मैंडेट अवाम का मैंडेट नहीं है। ये 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का, अगर वो अपने आप को बचाना चाहती हैं, इस सिस्टम को बचाना चाहती हैं। बिकॉज अगर इलेक्शन क्रेडिबल नहीं होगा और पार्लियामेंट में जो लोग आके बैठेंगे वो क्रेडिबल नहीं होंगे तो फिर हर एक का नुकसान है। सो मेरा ख्याल है कि इस ब्लेम गेम में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मेरिट के ऊपर देखें, बड़ा टाइम है, 2017 का मार्च है, अभी एक पूरा साल है, साथ साथ सेंसस भी हो रहा है। सो बहुत सारी चीजें होनी है इस साल। ठीक। सो बजाय एक दूसरे के साथ सींग फंसाएं, मेरिट्स के ऊपर देखें और करें काम। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं बाबर सत्तार साहब। ब्रेक पे जाएंगे, हमारे सामने 2 हाँ में जवाब, 1 नहीं में। ब्रेक से वापस आएंगे। शहजाद चौधरी, मजहर अब्बास क्या राय रखते हैं, हमारे साथ रहिए। तीन साल बाद PTI की इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजावीज़, क्या पार्टी शफाफ इंतखाबात के लिए संजीदा है? इम्तियाज आलम, बाबर सत्तार ने हाँ का ऑप्शन लिया। राना जवाद साहब कह रहे हैं कि वो स्पॉइलर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे इन मुस्तकबिल में जाकर, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। हसन निसार साहब, देखिए जाहिर है अगर PTI जैसी यंगेस्ट, ताज़ा दम और मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी
ने सीरियस नहीं होना तो रिपोर्ट कार्ड की टीम ने होना है। सबसे बड़े तो स्टेक ही उन लोगों का है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा शफाफ इंतखाबात के इम्कानात मेरे नज़दीक सिफर भी नहीं है। उसकी वजह है कि नून लीग जो है वो ई डे में, जो इलेक्शन के हिसाब से डी डे समझा जाता है, उसमें वो बहुत बुरी तरह स्पेशलाइज कर चुकी है। आप उनको आउट मरूवर कर ही नहीं सकते। और अगर कोई बुरा ना मनाए तो मैं ये अर्ज करूं कि सरेआम प्री पोल रिगिंग इस मुल्क में शुरू हो चुकी है, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा है। ठीक है, अगर को ना मानना चाहे तो उसकी मर्जी है। सो इसका इलाज मेजर सर्जरी है। ये छोटी मोटी दवा दारू से, ये शफाफ इंतखाबात और फलाना टमकाना, ये ढकोसला जो है ना, ये नहीं होना। उसका इलाज है, देखें बात सुने, मोटी बात है, चेक कर लें। मैं आई एम वर्किंग ऑन दिस। पिछले अपने प्रोग्राम में मैंने थोड़ी तफसीलात इसकी बयान की हैं। 50 सेंट से लेके $1 के दरमियान तक फी वोट के हिसाब से आप चाहें तो इसका ठेका कर लें, रियल टाइम में फैसला हो जाएगा। उधर लास्ट वोट कास्ट होगा, उधर उसका टोटल आ जाएगा। सो ये जितने भी धांधली के, फ्रॉड के एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास ये साइंटिफिक हल है इसका। बाकी आप उल्टे भी लटक जाएं, हर चीज की रेमेडी, सोल्यूशन, कोई ना कोई मसला जो है ना, नून लीग के जुगाड़िए जो हैं वो कर लेंगे। ये नहीं होना। ये तो टेक्नोलॉजी की मार मारोगे इनको तो ये मरते हैं, वरना ये मरते नहीं। सिंपल बात है। ठीक, हसन निसार साहब हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। हसन निसार साहब, वैसे पैनल से मेरी टीम ने कहा है आपने यंगेस्ट कहा, रिपोर्ट कार्ड की टीम अंदर से जो पैनल पे लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं हम भी बहुत यंगेस्ट हैं। अब ये और बात है कि जो आपके साथ पैनल मौजूद है वो आप लेकिन आप नहीं आप खुफिया पॉलिटिकल हैं। नहीं, मैं आपके यंगेस्ट के जवाब में कहते कुछ है, करते कुछ है कि जो अंदर पैनल बैठा है वो कह रहे हैं हम भी यंगेस्ट में ही हैं। अच्छा, ऑन स्क्रीन आपके साथ शायद उतने यंगेस्ट पॉलिटिकल टीम, नो यंगेस्ट पॉलिटिकल टीम की नहीं, मैं अजराह मजाक वो कह रही थी कि अंदर से जवाब दिया। शहजाद चौधरी साहब। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, ये कैसे इंतखाबी निजाम ले आए, ये हसन निसार ने अगले नतायज नहीं मानने, मेरी बात आज नोट कर ले। चले ये भी हम रख लेंगे। जी शहजाद चले। अच्छा, वो ये है कि अभी तक तो अमेरिका में ट्रंप सेटिस्फाइड नहीं हुआ प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कि उसका इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुआ है। इधर यहाँ पे यूपी के इलेक्शंस के अंदर वो उनकी लीडर हैं, मेरा ख्याल है मायावती नाम है उनका, वो ये कह रही हैं, हाँ वो ये कह रही हैं कि जिस बटन को दबाओ आगे बीजेपी को वोट पड़ता है। अच्छा, अब ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं पे जाके इसको रुकना है। मेरी शिकायत पीटीआई से हमेशा ये रही कि बजाय धरनों के अगर ये वक्त लगाते उस वक्त की, यानी इसी हुकूमत के साथ शुरू के दिनों में, तो अब तक ये मामला बड़ी हद तक हल हो चुका होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का काम नहीं है, इसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो उसकी आइडेंटिटी को साबित करना है, उसके साथ नादरा की इंटेग्रेशन वगैरह वगैरह। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने साइंटिफिक और टेक्निकल काम हैं कि इसके लिए पैसा अभी तक अलॉट नहीं हुआ। अगले बजट में अगर पैसा मिल गया तो वो पैसा फिर उसके बाद उसके टेंडर्स होंगे, फिर उसके सौदे दिए जाएंगे, फिर वो आएगा, फिर उसकी इंटीग्रेशन होगी, फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा। तो इतनी देर में इंशाल्लाह आप जून 2018 तक पहुंच चुके होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे सबसे बड़ी कमज़ोरी और बहुत बड़ा फेलियर नज़र आता है। दूसरी जो चीज़ है, इन 10 नुकात में से अगर मैं किसी चीज़ से डिसएग्री करूँगा, बाकी सारे मेरे सामने नहीं है, लेकिन कम से कम एक से जब से डिसएग्री करूँगा वो ये है कि फ़ौज को इसमें शामिल कर लिया जाए। आपसे मज़े की बात शेयर करूँ कि हमारे चंद सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर जो ही ये खबर आई तो ये बहस शुरू हो गई कि क्या फ़ौज एक इंसाफ वाला इलेक्शन डिलीवर कर सकती है। यानी आपने सिर्फ एक सजेशन के तौर पे ही, लेकिन फ़ौज को उस डिबेट का दे दिया। इसलिए फ़ौज सिक्योरिटी की तो जिम्मेदारी उठा लेगी बाहर के इलाके में, लेकिन मेरा ख्याल है किसी सूरत भी फ़ौज को जो पोलिंग स्टेशन के अंदर ना किसी को बिठाना चाहिए और डिसएग्री करना चाहिए कि हम पॉलिटिकल रहेंगे और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं संजीदगी में तो उनके साथ एग्री करता हूँ, संजीदा हैं, तरीका गलत है। ये जब काम वक्त पे करना चाहिए था उस वक्त नहीं किया। अब आके इस किस्म की गुफ्तगू और फिर एक फाइनल एक छोटी सी बात, वो
देखिए पिछले 30 माह में जो राना जवाद साहब ने बताया, तो ये क्या झक मार रहे थे, पकौड़े खा रहे थे उन मीटिंगों में, कोई 22-25 मीटिंगें हुई हैं, ये पॉइंट उधर क्यों नहीं दिए? वहां पे एक कंसेंसस डेवलप हो जाना चाहिए था। अब इनके देने की बार क्या बात है? तो मैं इससे भी डिसएग्री करता हूं इनकी इस अप्रोच से। ठीक है, हाँ का ऑप्शन ले रहे शहजाद चौधरी साहब। इम्तियाज साहब आपके पास में आखिर में आती हूँ, मुझे मजहर साहब को पहले ले लेने दें। मजहर साहब, बाबर सत्तार साहब ने ऊपर कहा कि टाइम बेशक लिया है या उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन अगर सही तजावीज दी जा रही है, मेरिट पर है, तो उस पर जरूर अमल होना चाहिए और उस पर जाना चाहिए। शहजाद साहब कह रहे हैं वो भी उनकी संजीदगी के साथ है, लेकिन जो वक्त जाया किया गया है वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। सेंसस हो रहा है, हल्का बंदियों की तरफ मामला जा सकता है, वहां जाएगा तो आईनी तरमीम होनी, तो जो वक्त इसके अंदर लगेगा और फिर जो टेक्निकल और साइंटिफिकली चीजें होनी है, आप किस तरीके से पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं? कितनी संजीदा दिखाई देती है पीटीआई? पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार है और पहले दिन से कंफ्यूजन का शिकार है। जो बुनियादी काम उन्होंने करना चाहिए था वो किया नहीं उन्होंने। इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शामिल करें उसमें। ये सारी वो चीज़ें थीं जो 2014 में कर लेनी चाहिए थी, इनको करवा लेनी चाहिए थी, इससे बहुत बेहतर था। देखिए इस वक्त क्या सिचुएशन है, आज के दिन पीटीआई क्वालिफाई नहीं करती इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के इलेक्शंस करवा के भेजे नहीं हैं उनको। जो उन्होंने बेसिक जो क्राइटेरिया है, गलत इलेक्शंस हों सही हों, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिस बेरर्स की अपनी लिस्ट तक नहीं भेजी है इलेक्शन कमीशन को। 2 मरतबा उनको नोटिस मिल चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब एग्री करते हैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पे, उसी दिन पीटीआई के एक और रहनुमा का बयान आ जाता है कि जी हम इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। तो टोटल कंफ्यूजन आपके दरमियान है। आरिफ अलवी साहब को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कि वो सिंध में ऑर्गेनाइजेशन भी करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करें, 50 कमेटियों के उनको बना दिया गया है। तो पीटीआई ने जो इनिशियल काम करना था, जो 2013 के इलेक्शन से सबक सीखा था, वो यही था कि प्रॉपर इलेक्शन कमीशन किस तरह बनाया जाए। उसके बाद आप चले गए धरनों में, फिर आप इस्तीफ़ा दे गए, फिर आप वापस आ जाते हैं, फिर जुडिशल कमीशन में चले जाते हैं। तो आपने जो बेसिक काम 2018 के इलेक्शन के लिए करना था वो आपने किया ही नहीं। उससे सारी तवज्जो पीटीआई के, बल्कि इमरान खान को खुद इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में होना चाहिए था, क्योंकि यही डायरेक्शन तय करेगी। आप लाख शोर करते रहे, अगर सारी जमातें एक तरफ खड़ी हो गई और उन्होंने ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एग्री कर ली तो फिर पीटीआई क्या करेगी? तो मेरा ख्याल है पीटीआई ने अपनी वो बस मिस कर दी है कि जिसमें ये सारे रिफॉर्म्स को करवा सकते थे, और अब मुझे सिर्फ उनके अंदर कंफ्यूजन लग रहा है। वो इलेक्शन कमीशन पे वो दबाव रखना चाहते हैं। तो मुझे पीटीआई इस वक्त भी आज के दिन भी एक कंफ्यूजन का शिकार नजर आता है। आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं? मैं कंफ्यूजन कर रहा हूं। मैं नहीं उनकी बातों से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन ये चीजें आज नहीं हो सकती। आप भी कोई ऑप्शन नहीं ले रहे? 3 साल पहले हो सकती थी। नहीं, मैं ऑप्शन ले रहा हूं कि कंफ्यूज है और क्या। मेरे पास तो हाँ और नहीं का ऑप्शन है, कंफ्यूज का ऑप्शन नहीं। तो फिर उसमें तो नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। हमारे पैनल नहीं, पर उसमें कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। ठीक है, हमारे पैनल पर सवाल का जवाब देते हुए 4 पैनलिस्ट की जानिब से हाँ का ऑप्शन लिया गया है। पीटीआई संजीदा है। राना जवाद साहब और मजहर अब्बास साहब की जानिब से कोई ऑप्शन नहीं लिया गया। एक ने स्पॉइलर का और एक ने कंफ्यूज का। इम्तियाज साहब 20 सेकंड में जल्दी। देखिए वक्त बड़ा कम है और इलेक्शन कमीशन ठीक वार्न कर रहा है कि अगर ये लेजिस्लेशन वगैरह ना हुई, रिफॉर्म्स ना हुई तो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं अपील करना ही चाहता हूँ कि अप्रैल के अंदर जो भी हैं इस्लाहात, इस पे इत्तफाक राय करना चाहिए और फाइनल करना चाहिए। ठीक है जी, काम बहुत ज्यादा करने को है, वक्त बहुत कम है और पीटीआई ये कह चुके हैं इंतखाबी इस्लाहात अगला इलेक्शन ना लड़ेंगे। पैनल की गुफ्तगू आपके सामने है, सवाल आपके सामने, अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।